Hello students, welcome to the TSN online education platform. Today we are discussing about our next part of this chapter which is an empire across 3 continent, जिसमें अब तक हमने पढ़ा था कि जो रोमन एम्पायर है वो 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था, जिसकी जो बॉर्डर्स है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेच थी कि बहुत बड़ा एरिया उन्होंने कवर कर रखा था। और उसके साथ ही एक और उनका राइवल जो था वो ईरानियन था एम्पायर, जो जिसके अंडर में भी काफ़ी जो एरिया उसने भी कवर कर रखा था। और उनके बीच में जो डिवाइडिंग लाइन थी वो यूफ्रेट्स रिवर है, और उसके साथ में जो लैंड बहुत नैरो लैंड स्ट्रिप थे उसने उन दोनों को डिवाइड कर रखा था। अब जब इतना बड़ा एम्पायर रोमन का उन्होंने बना रखा था, अपना इतना एक्वायर कर रखा था, तो उसको किस तरह से वो एडमिनिस्ट्रेट करते थे, किस तरह उसका कंट्रोल करते थे, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ऑगस्टस है उन्होंने प्रिंसिपेट की इस्टेब्लिश किया उसे, और उसकी वजह से जब वहाँ पर रोमन एम्पायर में पहले जो रिपब्लिक था उसकी जगह उसे रिप्लेस किया प्रिंसिपेट से, जिसमें जो किंग है वो एज अ लीडिंग सिटीजन की जैसे वर्क करता था, और वो जो सीनेट जो वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो पूरा जो पहले जो रिपब्लिक स्टेट था रोम उसे कंट्रोल करता था, उस पर उसको संभालता था, तो उसको एज अ एडवाइजरी उसने बनाए रखा। और उसके प्रति भी ये दर्शाने के लिए कि रेस्पेक्ट है करते हैं, जो किंग है वो रेस्पेक्ट करता है सीनेट की, और वो एक ऑटोनॉमस नहीं है, इसलिए उसने प्रिंसिपेट को एज अ लीडिंग सिटीजन के रूप में उसने रखा था, और जो सीनेट है उसको एडवाइजरी बनाया था। तो इस तरह से ये दिखाता है कि उसने पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया, बल्कि जो वहाँ ऑलरेडी वहाँ पर सेनेटर्स थे जो कि बहुत ही वेल्दी फैमिलीज थे, और ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे लोगों का था जो बहुत रिच थे और जो बहुत सालों से वो कंट्रोल कर रहे थे, और बहुत लंबे टाइम से उनका जो रोमन पॉलिटिक्स है उसमें उनका काफ़ी हस्तक्षेप था। तो उसको भी बनाए रखने के लिए और उनको भी नाराज़ न करे, इसलिए उसने इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि सीनेट के अलावा जो एक और जो ऑर्गेनाइजेशन था जो बहुत ही बड़ा अपने आप में था, और एक कह सकते हैं कि जो रोमन एम्पायर है उसका एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर उसे मान सकते हैं, क्योंकि उस समय अराउंड फर्स्ट सेंचुरी, अब यहाँ हम BCE की बात नहीं कर रहे हैं, हम करंट एरा की बात कर रहे हैं, जब आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो उनके समय की बात कर रहे हैं। तो उस समय में जो आर्मी थी उनकी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, अराउंड 6 लाख उसमें सोल्जर्स थे। और तो जो आर्मी थी वो जो रोमन एम्पायर है उसका एक तरह से थर्ड प्लेयर माना जा सकता है। तो फर्स्ट इज एम्परर, एंड सेकेंड इज अरिस्टोक्रेसी विच वाज सीनेट, एंड थर्ड इज द आर्मी। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रोमन एम्पायर की जो हिस्ट्री है उसमें, और पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी उनके वर्क थे उसमें बहुत ज़्यादा ये तीनों मायने रखते हैं। जब प्रिंसिपेट आ गया उसके बाद में जो थ्रोन का जो सक्सेशन होता था वो फैमिली डिसेंट पे होता था, यानी कि जो किंग है उसी का जो सन है वही वहाँ का किंग बनेगा, नेक्स्ट किंग वही बनेगा, और चाहे वो अडॉप्टेड हो या किंग का ओन सन हो। तो इस तरह से जो सत्ता का हस्तांतरण होता था उसका सक्सेशन होता था वो फैमिली डिसेंट पर ही होता था, और इसको जो आर्मी है और जो सीनेट है वो भी उसे फॉलो करते थे। तो इस तरह से जो अगस्टस जो सबसे पहले एम्परर माने जाते हैं, उनके बाद में टिबेरियस जो उनके अडॉप्टेड सन थे उन्होंने थ्रोन को संभाला था उनके बाद में। और उसके बाद में धीरे धीरे, क्योंकि माना जाता है कि जो अगस्टस एज है बहुत ही पीसफुल टाइम था, क्योंकि उससे पहले जो प्रिंसिपेट है उसे लाने से पहले वहाँ पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि रिवॉल्ट हुए थे, बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ, बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग परेशान रहे थे। तो जो अगस्टस का टाइम था वो बहुत ही पीस का टाइम माना जाता है, और इतना लंबा चौड़ा जो एम्पायर था
तो उसे और बढ़ाने की उन्हें ज़रूरत नहीं महसूस हुई, लेकिन जो एम्पायर था उसी को कंट्रोल करने, उसी को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए उन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज अपनाई, जिसमें सबसे पहले उन्होंने जो डिपेंडेंट किंगडम है उनको एस्टेब्लिश किया, और सेकंड रोमन जो प्रोविंसेस है उनकी टेरिटरी को बनाया। अब ये डिपेंडेंट किंगडम्स क्या थे? तो डिपेंडेंट किंगडम वे सिटीज़ या जो आसपास की जो इटली है उससे अटैच है, उसके आसपास के जो एरिया थे जहाँ पर जो किंग थे या जो किंगडम्स थे उन्हें ऑथराइज़ किया कि वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकते हैं, लेकिन उन्हें जब भी रोमन एम्पायर को, एम्परर को ज़रूरत होगी वो उनकी हेल्प करेंगे एज अ, वो चाहे उनकी आर्मी की ज़रूरत हो या आर्मी चाहिए हो उन्हें, या फिर जो टैक्स कलेक्शन हो उसके लिए वो जो रोमन एम्पायर है उसको पूरा हेल्प करेंगे, उसको उसका साथ देंगे, और अलग से अपना एम्पायर नहीं खड़ा करेंगे या उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो इस तरह के जो लोकल किंगडम थे उन्हें रोम का क्लाइंट माना जाने लगा, और इस तरह जो नियर ईस्ट का जो एरिया था वहाँ पर ऐसे बहुत से किंगडम्स थे जिसमें इतने वेल्दी थे वो वे किंगडम्स कि वहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो बहुत अच्छी क्वान्टिटी में होता था। जस्ट लाइक एक एग्जांपल दिया है हेरोड किंगडम का, तो वहाँ का जो ईयरली रेवेन्यू होता था वो होता था अराउंड 5.4 दिनारी, और इस मिलियन दिनारी में कलेक्ट होता था। और ये जो दिनारी है वो रोमन किंगडम है उसका सिल्वर कॉइन था, जो जिसका वेट होता था 4.5 ग्राम प्योर सिल्वर। तो इतनी जो वेट में प्योर सिल्वर कॉइन था जिसे दिनारी कहा जाता था। तो इस तरह के काफ़ी सारे वहाँ पर स्टेट्स थे जो बहुत ही वेल्दी थे, और उनसे बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू जो रोमन किंगडम है उसे मिलता था, रोमन एम्पायर को मिलता था। नियर ईस्ट का जो एरिया है वो इस मेडिटेरेनियन के जो इस तरफ के जो भी प्रोविंसेस थे, जो भी स्टेट्स थे, उनको भी इसने रोमन एम्पायर ने अपने अंडर कंट्रोल ले लिया था। तो इस एरिया को कहा जाता है नियर ईस्ट किंगडम्स। और इसके साथ ही जो यूफ्रेट्स रिवर थी जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि यूफ्रेट्स और टाइग्रिस रिवर के बीच में मेसोपोटामिया एस्टेब्लिश था, तो वहाँ तक उसके वेस्ट साइड में जितने भी रोमन एम्पायर की तरफ जो भी स्टेट्स पड़ते थे या जो भी और प्रोविंसेस है उनको भी अपने कंट्रोल में ले लिया था रोमन एम्पायर ने, जिसमें मेन थे सीरिया, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया। इटली को छोड़कर, क्योंकि इटली मेन पॉइंट था, एक तरह से पॉलिटिकल सेंटर था रोमन एम्पायर का, तो उसे छोड़कर बाकी जो भी प्रोविंसेस थे उन्हें सिटी नहीं माना जाता था उससे पहले। लेकिन सेकेंड सेंचुरी के बाद में जब उन जो प्रोविंसेस थे जहाँ के जो वेल्दी लोग थे, जो पावरफुल लोग थे, वे लोग वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, और साथ ही वहाँ का जो टैक्स कलेक्शन होता था जो रोमन एम्पायर के लिए वो कलेक्ट करते थे। तो इस तरह से उनके साथ उनको एक तरह से अथॉरिटी मिल गई कि वो वहाँ पर कंट्रोल कर सके। और तो सीनेट में भी धीरे धीरे उन्हें जगह मिलने लगी थी, क्योंकि पहले होता था कि जो इटालियन लोग थे उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाती थी सीनेट के लिए, और जो वेल्दी है साथ ही ये एक कहा जाता था कि अगर वहाँ पर कोई रिच फैमिली से है, वेल्दी फैमिली से है, तो उसे सीनेट की मेंबरशिप मिल जाती थी। तो उसके लिए पावरफुल होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था, या तो उन्हें केवल वेल्दी होना ही बहुत होता था। और ये फैमिली डिसेंट पे उन्हें ये जो सीनेट है उसका जो पोस्ट होती थी वो नहीं मिलती थी, केवल उनका जो भी मर्चेंट है, वेल्दी है, वो लोग ही उसमें रहते थे सीनेट में। तो जब ये एम्पायर बढ़ने लगा और जो पावर थी, पॉलिटिकल पावर, वो धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड होने लगी। जो प्रोविंसेस थे उनमें डिवाइड होने लगी, जो क्लाइंट्स थे उनके छोटे स्टेट्स थे जिन्हें उसने अथॉरिटी दी थी, उनमें भी ये पावर रोमन एम्पायर की डिवाइड होने लगी। तो उनकी उन्हें भी एक तरह से कह सकते हैं कि उन जो दूसरे प्रोविंसेस थे उन्हें भी ये पावर मिलने लगा, उनको वो भी जो पॉलिटिकल है, वहाँ पॉलिटिक्स है वहाँ की, उसमें पार्टिसिपेट करने लगे थे। तो इटली के अलावा उन जो दूसरे स्टेट्स थी, जो प्रोविंसेस थे, उन्हें भी एक तरह से सिटी का दर्जा दिया जाने लगा, सिटी माने जाने लगा था। और इन जो प्रोविंसेस थे वहाँ से रोमन एम्पायर के लिए टैक्स कलेक्शन का काम किया जाता था। सेकेंड सेंचुरी में जब रोमन का जो एरिया था
वो इतना ज़्यादा स्ट्रेच्ड हो गया था कि जो स्कॉटलैंड से लेकर आर्मेनिया और सहारा से लेकर जो यूफ्रेट्स रिवर है वहाँ तक फैल गया था और उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 60 मिलियन के अबाव पहुँच गई थी। लेकिन जो मॉडर्न सेंस में हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है उस तरह की वहाँ पर इतनी प्रोग्रेसिव नहीं थी, इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो वहाँ का किस तरह से कंट्रोल किया जाता था, किस तरह ये सारे एम्पायर को कंट्रोल करना किस तरह से पॉसिबल होता था। तो इस प्रॉब्लम का जो रोमन एम्पायर है उन्होंने सॉल्यूशन निकाला अर्बनाइजेशन से, अर्बन सेंटर को डेवलप करके, ताकि जो भी काफ़ी डेवलप्ड विलेजेस हैं उन्हें एक तरह से सिटी का लेवल या उस लेवल पर या उन्हें सिटी मानकर उन्हें ये पावर दी कि वो टैक्स कलेक्ट कर सके, साथ ही वहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे संभाल सके। तो इसमें बहुत से छोटे जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं जिनमें कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया और एंटियोक आते हैं, जो बहुत ही कह सकते हैं जो रोमन एम्पायर है उसके एक तरह से बेड रॉक का काम करते थे, उसके लिए बहुत ही पावरफुल पिलर का काम करते थे। तो इस तरह के बहुत सी छोटी छोटी सिटीज़ वहाँ पर डेवलप होने लगी थी और इन सिटी की गवर्नमेंट्स के थ्रू ही वहाँ पर जो टैक्स कलेक्शन का काम होता था और साथ में उससे जुड़े हुए जो भी छोटे छोटे कंट्री साइड्स हैं, यानी जो छोटे छोटे आसपास के एरिए थे, छोटे विलेजेस थे, उनसे भी वहाँ की जो मेन सिटी होती थी वहाँ पर टैक्स कलेक्ट किया जाता था फॉर रोमन एम्पायर। इट मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेशन का पावर था वो धीरे धीरे जो उसकी प्रोविंसेस थे और जो क्लाइंट स्टेट्स थे उनमें डिवाइड होने लगा। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जो रोमन एम्पायर है वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प लेने के लिए जो उसके क्लाइंट्स स्टेट्स थे और क्लाइंट किंगडम थे या फिर जो अपर क्लास के जो चाहे वो वेल्दी मर्चेंट हो या फिर दूसरे जो बहुत ही वेल्दी थे या पॉलिटिकली बहुत पावरफुल थे, ऐसे लोगों से हेल्प लेकर और रेवेन्यू और टैक्स कलेक्ट करने लगा। और रोमन स्टेट को इन लोगों से हेल्प मिलती थी तो एडमिनिस्ट्रेशन को और टैक्स रेजिंग है उसमें। तो इस तरह से जो पावर था सत्ता का, एम्पायर का, वो धीरे धीरे इनमें शिफ्ट होने लगा और जो इटली है उसमें और प्रोविंसेस के बीच में, यानी कि जो मेन पावर ऑफ सेंटर था इटली, वहाँ से जो अलग अलग दूर दूर तक फैले हुए थे उसके जो प्रोविंसेस थे और उससे जुड़े हुए जो भी कंट्री साइड एरिया थे वहाँ तक उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके, तो अपना पावर उनमें शिफ्ट होने लगा था एम्पायर का। तो सेकेंड और जो थर्ड सेंचुरी थी उसके बीच में जो प्रोविंसेस के अपर क्लास जो लीडर्स थे या मर्चेंट्स थे या फिर और भी इस तरह के वेल्दी पर्सन्स थे, उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया उसके एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि जब दूसरे लोग जो प्रोविंसेस से जुड़े हुए थे जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, वहाँ पर कंट्रोल करते थे, आर्मी को भी रेडी रखते थे ताकि रोमन एम्पायर को जब ज़रूरत पड़े वो उन्हें दे सकें, और साथ ही जो रेवेन्यू होता था वो भी वहाँ पर जो किंग को इकट्ठा करके कलेक्ट करके देते थे। तो इस तरह से उनका पावर बढ़ने लगा और जो सेनेट थी उसका पावर कम होने लगा। ये लोग आर्मी में और जो गवर्नमेंट थी उसमें भी एज अ ऑफिसर या एज अ अच्छी पोस्ट पर ये अपॉइंट होने लगे थे, क्योंकि उनका पावर बढ़ता जा रहा था। इसकी वजह से जो मेन सेंटर ऑफ पावर था इटली में, वहाँ पर भी इनकी प्रेजेंस होने लगी थी। धीरे धीरे जो पावरफुल थे वो सीनेट क्लास में भी इंक्लूड होने लगे। सेनेटोरियल क्लास जो थी, जो ओनली पहले इटालियन होते थे, लेकिन अब जब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था और दूसरे जो प्रोविंसेस थे वहाँ के लोग भी कनेक्ट होने लगे थे पॉलिटी से या फिर रोमन एम्पायर से, तो उनका भी पावर बढ़ने लगा और सीनेटोरियल क्लास के लेवल के वो आने लगे थे। इसके बाद में जो रोमन एम्पायर आए थे नेक्स्ट, गैलिनस, जिनका जो टाइम पीरियड था 253 BCE से लेकर 268 CE तक, उन्होंने पहले एक रूल निकाला, एक लॉ स्टार्ट किया जिसमें ये था कि जो अदर प्रोविंसेस से आए हुए पीपल थे या मर्चेंट्स थे, वो लोग ही केवल जो आर्मी है उसे उसमें कमांड कर सकते, बड़ी जो पोस्ट होती थी मिलिट्री की उसको होल्ड कर सकते थे। बाकी सेनेटोरियल क्लास के जो पहले लोग थे उन्हें उनको उन पोस्ट को होल्ड करने से मना कर दिया, क्योंकि जो किंग होता था
वो ओनली सिंगल पर्सन होता था, जबकि आर्मी जो है वो बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था। और अगर वो सेनेटर्स के साथ में मिल जाती आर्मी, तो जो एम्पायर है उसके भी अगेंस्ट हो सकती थी, उसको उसके विरुद्ध भी रिवोल्ट कर सकती थी। तो उसको आर्मी को अपने फेवर में करने के लिए, और जो पहले रिपब्लिक का या सेनेट का जो पहले बहुत ज़्यादा पावर था उसे कम करने के लिए उसने ये एक नया नियम बना दिया, जिसमें जो सेनेटर्स हैं उन्हें मना कर दिया कि मिलिट्री कमांड्स की जो बड़ी पोस्ट होती है उनको होल्ड करने के लिए। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर फॉर फॉलिंग इनटू देयर हैंड्स, यानी उनके हाथ में जाने से रोकने के लिए उस पावर को, और अपने कंट्रोल में हमेशा रहे। ये जो बड़ी मुश्किल से उन्हें पावर मिली थी, एम्पायर मिला था, उसे अपने ही हाथों में रखने के लिए सेनेटर्स को उनका पावर को बहुत ही कम कर दिया था। नाउ next part of this topic we will discuss in the next video.